आपके लिए लेकर के आए हैं पीरियोडिक टेबल चैप्टर का नया लेक्चर। और इस लेक्चर में हमें पढ़ना है बच्चा परमाणु और आयनिक त्रिज्या के बारे में। प्रभावी नाभिक आवेश हमने पढ़ लिया था। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है परमाणु और आयनिक त्रिज्या के बारे में डिटेल में। ठीक है, तो ये हम देखने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। चाहे एग्जाम जेई का हो, चाहे एग्जाम नीट का हो, या किसी और स्टेट लेवल के एग्जाम हो, हर एग्जाम में इस टॉपिक का वेटेज बहुत ज्यादा है। मतलब कि क्वेश्चन पूछने की संभावना बिल्कुल बनती तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको हम आज पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो अभी तक हमने बच्चों क्या क्या बात कर ली? अभी तक हमने बहुत सारी बातें कर ली। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, सबसे पहला पॉइंट जेड इफेक्टिव के बारे में। जेड इफेक्टिव क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि नाभिक द्वारा बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला प्रभावी आकर्षण बल नाभिक और बाहरी कक्षा के बीच में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके प्रतिकर्षण बल के कारण कम हो जाता है। उसी को हम बोलते हैं बेटा प्रभावी नाभिकीय आवेश। ये जो जेड इफेक्टिव होता है बेटा, ये जेड माइनस सिग्मा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा? जेड माइनस सिग्मा के बराबर होता है। यहाँ पे सिग्मा क्या है? ये प्रतिकर्षण बल या परिरक्षण प्रभाव, इसको हम बोलते हैं प्रतिकर्षण बल या परिरक्षण प्रभाव। ठीक है, अंग्रेजी में इसको हम शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं बेटा। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट क्या बोलते हैं बेटा? शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं बेटा इसको। ठीक है, और दूसरा बेटा हमने इसमें पढ़ा था क्या? जेड इफेक्टिव जो होता है वो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? बाएं से दाएं जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है। बाएं से दाएं जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, इंक्रीज होता है। और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे जाने पर जेड इफेक्टिव क्या रहता है? बताओ बताओ बताओ, जेड इफेक्टिव क्या रहता है? जेड इफेक्टिव लगभग क्या रहता है बेटा? नियत रहता है। लगभग नियत रहता है, लगभग ये नियत रहता है। तो ये हम पढ़ चुके बेटा। इसके बाद मैंने दूसरा बिंदु आपको पढ़ाया था बेटा अक्रिय युग्म प्रभाव, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अक्रिय युग्म प्रभाव, अक्रिय युग्म प्रभाव क्या था? अक्रिय युग्म प्रभाव का मतलब था ऐसा प्रभाव जो कि एक इलेक्ट्रॉन युग्म को अक्रिय कर देता है। और कौन सा इलेक्ट्रॉन युग्म है बेटा? एस कक्षक के अंदर पाए जाने वाले दो इलेक्ट्रॉन को अक्रिय करने का प्रभाव। मैंने आपको बताया था कि वर्ग संख्या 13, 14, 15, इन तीनों वर्गों में आवर्त संख्या 4 से लेकर के और उससे ज्यादा के जो आवर्त के तत्व हैं उनमें बाहरी कक्षा के एस कक्षक के दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्रिया में भाग नहीं लेते। इसलिए उनमें निम्न ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है और उच्च ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। ये हम पढ़ चुके हैं बच्चों। अब हम बात करेंगे बेटा यहां से आगे की। यहां से आगे की बात करेंगे हम किसके साथ? देखो, मैं कुछ क्वेश्चंस भी लाया हूं आपके लिए, लेकिन ये क्वेश्चंस हम तभी कर पाएंगे जब हम टॉपिक परमाणु त्रिज्या को अच्छे से समझेंगे। तो परमाणु त्रिज्या तथा आयनिक त्रिज्या, तो हेडिंग लिख लो बच्चों, परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या। लिखो परमाणु त्रिज्या तथा आयनिक त्रिज्या, ये लिखो बेटा। ठीक है, चलो परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या क्या होता है बेटा? चलिए, परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या का मतलब ये है, पहले हम बात करेंगे परमाणु त्रिज्या की। किसकी बात करेंगे? परमाणु त्रिज्या की बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे परमाणु त्रिज्या की। परमाणु त्रिज्या की अगर मैं बात करूं तो परमाणु त्रिज्या का मतलब ये होता है कि किसी भी परमाणु में केंद्र में क्या है? नाभिक,
और बाहर की तरफ यहाँ क्या होता है बेटा, वृत्ताकार कक्षा। बाहर की तरफ क्या होता है बेटा, वृत्ताकार कक्षा। तो किसी भी परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और उसके बाहर चारों तरफ क्या होती है, वृत्ताकार कक्षा होती है बेटा। क्या होती है, वृत्ताकार कक्षा। तो ये परमाणु का डायग्राम मैंने बताया है। इस परमाणु के डायग्राम में यहाँ बीच में होता है नाभिक और बाहर की तरफ क्या है, वृत्ताकार कक्षा। तो ये है आपका नाभिक और बाहर की ओर क्या है, वृत्ताकार कक्षा। ठीक है, ये सबसे बाहरी कक्षा है, सबसे बाहरी कक्षा, सबसे बाहर वाली कक्षा है। हो सकता है नाभिक के यहां पर एक कक्षा और हो, समझ रहे मेरी बात। हो सकता है परमाणु में यहाँ पे एक कक्षा और हो सकता है यहाँ पे भी नाभिक के चारों ओर एक और कक्षा हो। ठीक है, और ये है सबसे बाहर वाली कक्षा। तो देखो, ये पहली कक्षा n बराबर 1, ये दूसरी कक्षा n बराबर 2 और ये मान लो तीसरी कक्षा। ठीक है, अब इस तीसरी कक्षा में बच्चों यहाँ पे क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। क्या उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। परमाणु त्रिज्या का मतलब होता है नाभिक से लेकर के बाहरी इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी। नाभिक से लेकर के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, परमाणु त्रिज्या r। क्या बोलते हैं बेटा, परमाणु त्रिज्या r। तो परमाणु त्रिज्या r का मतलब ये है किसी भी परमाणु में नाभिक से लेकर के बाहरी कक्षा जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वहां तक की दूरी, इसको हम बोलते हैं परमाणु त्रिज्या r। तो यहां पे हो जाएगा, परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी भी परमाणु में नाभिक से लेकर सबसे बाहरी कक्षा जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तक की दूरी को ही परमाणु त्रिज्या कहते हैं। परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो किसी भी परमाणु में नाभिक से लेकर के बाहरी, सबसे बाहरी कक्षा जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तक की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो किसी भी परमाणु में, ये परमाणु है, इसमें नाभिक है और नाभिक से लेकर के सबसे बाहरी कक्षा, अब इसमें सबसे बाहरी कक्षा कौन सी, पहली नहीं, दूसरी नहीं, सबसे बाहर तीसरी कक्षा है जिसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो सबसे बाहरी कक्षा जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो नाभिक से लेकर के सबसे बाहरी कक्षा जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वहां तक की जो दूरी है इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, परमाणु त्रिज्या, और इसको हम प्रदर्शित करते हैं r से। ठीक है, चल अब बच्चों अगर बात करें परमाणु त्रिज्या की, तो परमाणु त्रिज्या का मतलब नाभिक से लेकर के बाहरी कक्षा जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वहां तक की दूरी। अब लेकिन बच्चों थोड़ा सोचिए, क्या परमाणु की त्रिज्या को ज्ञात करना इतना आसान है? सोचिए, क्या आपको लगता है कि परमाणु की त्रिज्या को ज्ञात करना इतना आसान है कि भैया एक स्केल ले लो, स्केल लेकर के मैंने यहां से यहां तक की दूरी माप ली, अच्छा ये कितनी आ रही है, ये आ रही है 4 सेंटीमीटर आ गई, मतलब कि ये परमाणु त्रिज्या 4 सेंटीमीटर होगी। क्या इतना आसान है? क्या इतना आसान है कि नाभिक से लेकर के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच की ये स्केल ले लिया, स्केल में मतलब मैंने देख लिया, अच्छा यहां से लेकर के यहां तक कितना आ रहा है, 15 सेंटीमीटर, अच्छा मतलब कि परमाणु की त्रिज्या हो गई 15 सेंटीमीटर। क्या इतना आसान है? आपको लगता है परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करना इतना आसान है? कितने बच्चों को लगता है कि परमाणु की त्रिज्या को ज्ञात करना बहुत आसान है, आसानी से कर सकते हैं? नाभिक से लेकर के और ये बाहरी कक्षा जिसमें इलेक्ट्रॉन है वहां तक की दूरी देख लो, आ गया सर आंसर। करना क्या है, ऐसा लगता है आपको? बेटा
ध्यान रखना, परमाणु त्रिज्या को ज्ञात करना आसान नहीं है। तो परमाणु त्रिज्या को आसानी से ज्ञात नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों? क्या कारण है इसका? कोई बताएगा मुझे? सर दिक्कत क्या है? सर दिक्कत क्या है इसमें? कर लो ना सर, दिक्कत क्या है? कर लो ना, यहां से यहां तक की दूरी माप लो। दिक्कत क्या आ रही है? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि आसान नहीं है ये? बेटा देखो, एक तो जवाब ये है जो कि आप सबके दिमाग में चल रहा है कि परमाणु बहुत छोटे आकार का है, परमाणु का आकार बहुत छोटा है, इसीलिए हमें उस लेवल का उपकरण चाहिए जो किसकी त्रिज्या को माप सके। पहली बात तो चलो वो तो सबके दिमाग में, लेकिन उससे भी बड़ा कारण ये है बच्चों, एक बात ध्यान रखना बच्चों, परमाणु कभी अकेला अस्तित्व में नहीं होता। परमाणु ऐसे अकेला अस्तित्व में नहीं होता। परमाणु क्या बनाते हैं? बंधों का निर्माण करते हैं। जैसे कि मान लो मैंने लिखा हाइड्रोजन का अणु, ठीक है, मान लो मैंने लिखा H2। अभी H2 क्या है? H2 एक अणु है। अणु किसे बोलते हैं बच्चों? अणु में बहुत सारे परमाणु उपस्थित होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का अणु, हाइड्रोजन के अणु में एक से ज्यादा परमाणु उपस्थित है। तो भैया एक से ज्यादा 2 परमाणु उपस्थित है। अब आप मुझे बताओ, क्या यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला परमाणु उपस्थित है? नहीं, कभी भी हाइड्रोजन परमाणु अकेला अस्तित्व में नहीं होता। ये दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के साथ क्या करता है? ऐसे जोड़ी बनाता है, H2 के अणु का निर्माण करता है। तो बच्चा हमेशा परमाणु अकेला नहीं होता है, बंधित अवस्था में होता है। किस में होता है? बंधित अवस्था में। परमाणु इस तरह से अकेला नहीं होता, बंधित अवस्था में होता है। और अगर परमाणु बंधित अवस्था में है तो भैया फिर आप यहां से यहां तक की दूरी इतनी आसानी से माप नहीं सकते। अगर मान लो परमाणु अकेला होता ऐसे अपनी जिंदगी में जैसा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तब तुम फिर भी सोच सकते थे कि चलो यार यहां से यहां तक की दूरी माप लो, आ जाएगा आंसर। तब फिर भी एक बार सोचा जा सकता था। लेकिन परमाणु जो है वो अकेला नहीं है, परमाणु दूसरे परमाणु के साथ मिल करके अणु का निर्माण करते हैं बंधित अवस्था में। जैसे कि हाइड्रोजन अकेला परमाणु इस दुनिया में अस्तित्व में नहीं होता, हाइड्रोजन H2 के रूप में होता है। Cl2 का भी अकेला परमाणु नहीं है, Cl2 में 2 परमाणु है। F2 में भी 2 परमाणु है। फास्फोरस में 4 परमाणु है, अकेला नहीं है। सल्फर में 8 परमाणु होते हैं, अकेला नहीं होता। कहने का मतलब इस दुनिया में परमाणु जो है वो अकेला अस्तित्व में नहीं होता। परमाणु सदैव बंध बनाते बेटा। हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे दोनों के बीच में बॉन्डिंग होती है, बंध होता है दोनों के बीच में, दोस्ती होती है दोनों के बीच में। ये दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, जीने नहीं दूंगा। ये बोलता है कि मैं अपने को तेरे बिना जीने नहीं दूंगा। ये दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, तो बंधित अवस्था में। अब जब दोनों अकेले नहीं है, परमाणु जब अकेला है ही नहीं, तो आप नाभिक से यहां तक की दूरी कैसे मेजर कर सकते? नहीं कर सकते। तो पहला कारण क्या है? पहला कारण है परमाणु अकेला अस्तित्व में नहीं होता। परमाणु अकेला अस्तित्व में नहीं होता, यह दूसरे परमाणुओं के साथ बंध बनाकर रहता है। ठीक है, चलो दूसरी बात, दूसरा कारण क्या है? और क्या कारण है कि आप आसानी से आप ज्ञात नहीं कर सकते? दूसरा कारण बहुत आसान है जो कि आपने पढ़ रखा है। अगर बेटा आपको ध्यान हो तो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी तरंग प्रकृति होती है। कितने बच्चों को याद है?
इलेक्ट्रॉन ऐसे तरंगनुमा संरचना बना करके कक्षक में ऐसे चक्कर लगाता है। पता है ना, इलेक्ट्रॉन की प्रकृति जो होती बेटा वो तरंगनुमा होती है। इलेक्ट्रॉन की प्रकृति कैसी होती? तरंगनुमा। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगाता है नाभिक में। इलेक्ट्रॉन नाभिक में ऐसे चक्कर लगाता है बेटा। नाभिक क्या, सॉरी माफ करना, इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर कक्षाओं में ऐसे चक्कर लगाता है, मतलब कि चक्कर लगाता है। तरंग प्रकृति होती है इलेक्ट्रॉन की, ऐसे तरंग प्रकृति होती है। इलेक्ट्रॉन की क्या प्रकृति होती है बेटा? तरंग प्रकृति। अब आप खुद सोचिए, इलेक्ट्रॉन कभी तो यहाँ पे है, कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर है, फिर कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, फिर कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब आप सोचोगे कि यार इलेक्ट्रॉन कभी तो यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, तो मैं करूं तो क्या करूं? मैं इलेक्ट्रॉन की नाभिक से यहां तक की दूरी लूं, या मैं यहां से यहां तक की दूरी लूं, या फिर मैं यहां से यहां तक की दूरी लूं, या फिर मैं यहां से यहां तक की दूरी लूं, या फिर मैं यहां, मतलब मैं दूरी कौन सी लूं? आप सोचोगे कि मैं दूरी कौन सी लूं? मैं यहां से यहां तक की लूं, या फिर मैं दूरी को यहां से यहां तक ले जाऊं, या फिर ये दूरी यहां से यहां तक, दूरी कौन सी लूं मैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की प्रकृति कैसी है? तरंग। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति है, इसीलिए नाभिक से इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा जिसमें इलेक्ट्रॉन है वहां तक की दूरी मेजर करना, माप सकना आसान नहीं बेटा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तरंग प्रकृति में अस्तित्व में। तरंग तो भैया ऐसा डोलेगी, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो आप दूरी कौन सी लोगे? ऊपर जाने पर दूरी लोगे या नीचे आने पर दूरी लोगे? कंफ्यूजन। तो आप दूरी यहां से यहां तक की लोगे, या फिर आप दूरी यहां से यहां तक की लोगे? कौन सी दूरी लोगे भैया? हमको नहीं पता। इसका मतलब ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। इलेक्ट्रॉन की प्रकृति क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रॉन की प्रकृति तरंगनुमा होती है। इलेक्ट्रॉन की प्रकृति तरंगनुमा होती है। अतः त्रिज्या ज्ञात कर पाना संभव नहीं, आसान नहीं होता। त्रिज्या ज्ञात कर पाना आसान नहीं होता। अब वैज्ञानिकों ने सोचा कि भाई त्रिज्या को ज्ञात कर पाना आसान तो नहीं है, तो अब क्या करें? तो बच्चों इस परेशानी को दूर करने के लिए, इस समस्या को सुलझाने के लिए, परमाणु की त्रिज्या को ज्ञात करने के लिए कुछ मेथड प्रदान किए। परमाणुओं की त्रिज्या ज्ञात करना आसान नहीं है, अतः वैज्ञानिकों द्वारा इसे आसान करने के लिए कुछ तरीके दिए गए जो निम्न है। उसमें सबसे पहला है बच्चों सहसंयोजक त्रिज्या। तो वैज्ञानिकों ने कुछ मेथड प्रदान किए। उसमें सबसे पहला मेथड है बेटा सहसंयोजक त्रिज्या। कौन सा? सहसंयोजक त्रिज्या। वैज्ञानिकों ने बोला कोई बात नहीं, त्रिज्या ज्ञात करना आसान नहीं, हमारे पास एक मेथड है, हमारे पास कुछ मेथड है। उसमें सबसे पहला मेथड है सहसंयोजक त्रिज्या। इस मेथड के द्वारा आप त्रिज्या ज्ञात कर सकते हो। दूसरा इसमें होता है बच्चों धात्विक त्रिज्या। कौन सा? धात्विक त्रिज्या। इसी क्रम में एक होता है बच्चों आयनिक त्रिज्या। क्या होता है बेटा? आयनिक त्रिज्या। और इसी क्रम में एक होता है बच्चों वान डेर वाल त्रिज्या। क्या होता है बेटा? वान डेर वाल त्रिज्या। तो इन सारी त्रिज्याओं के बारे में हमको एक एक करके चर्चा करनी है। तो सबसे पहला हेडिंग लिखना बेटा सह संयोजक
त्रिज्या, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा कोवेलेंट रेडियस। क्या बोलते हैं? कोवेलेंट रेडियस। ठीक है। अच्छा, कई बच्चे इंग्लिश की भी डिमांड करते तो लिख लो, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस, इसको हम बोलते हैं आयोनिक रेडियस। ठीक है, ठीक है। तो कोवेलेंट रेडियस इसको हम बोलते हैं मेटेलिक रेडियस, इसको हम बोलते हैं आयोनिक रेडियस, और इसको हम बोलते हैं वांडरवाल रेडियस। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है बेटा कोवेलेंट रेडियस के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? कोवेलेंट रेडियस के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, चलो कोवेलेंट रेडियस होता क्या? आ जाओ बच्चों, यह त्रिज्या जो है, यह त्रिज्या सहसंयोजक बंध बनाने वाले परमाणुओं में पाई जाती है। यह त्रिज्या जो है वो सहसंयोजक बंध बनाने वाले परमाणुओं में पाई जाती है। यह त्रिज्या किसमें पाई जाती है बेटा? सहसंयोजक बंध बनाने वाले परमाणुओं में पाई जाती है। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा, ये क्या बीमारी है? ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं। चलो तो अब हम देखते हैं सहसंयोजक बंध क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड, इसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, क्या होता है? तो बच्चों ध्यान रखना, कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब ऐसा बंध जो इलेक्ट्रॉन के बीच, ऐसा बंध जो परमाणुओं के बीच, माफ करना, ऐसा बंध जो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है। ठीक है, सहसंयोजक बंध का मतलब है बच्चों ऐसा बंध जो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है। अब ये क्या है, चलो इसको हम समझते हैं। साझेदारी का मतलब क्या? चलो ऐसा समझो बच्चों कि मान लो मैं और मेरा एक दोस्त, हम दोनों एक बिजनेस चालू करना चाहते हैं। हम दोनों कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। किसका बिजनेस स्टार्ट करें बेटा? कपड़ों का। मान लो मैं और मेरा एक दोस्त, हम दोनों कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम दोनों अगर कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमने सोचा कि भैया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे की जरूरत है, रुपयों की जरूरत है, मनी चाहिए। तो मैंने बोला कि चल 1 लाख रुपया मैं, 5 लाख, चलो 1 लाख से काम नहीं चले, 5 लाख रुपया मैं डालता हूं, तो भी 5 लाख रुपया बिजनेस में लगा दे। तो मैंने और मेरे दोस्त दोनों ने मिलकर के 5-5 लाख रुपए का साझा किया। मतलब कि हम दोनों ने कुल मिलाकर के कितना साझा किया? मैंने 5 लाख का साझा किया, उसने भी 5 लाख का किया। मतलब कि कुल साझा जो किया हमने वो 10 लाख का किया। कितना किया बेटा? 10 लाख का। अब होगा क्या, जैसे ही हमने 10 लाख रुपए लगा करके एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस चालू करने के बाद में उसमें जो भी फायदा हुआ उसका मुझे भी उतना ही योगदान मिलेगा, उसका भी उतना ही योगदान होगा। तो बेटा सहसंयोजक बंध भी बेटा ऐसा ही कुछ होता है। एक परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन लगाएगा उतना ही दूसरे परमाणु द्वारा भी इलेक्ट्रॉन लगाए जाएंगे। मैंने जितने रुपये लगाए, सामने वाले ने भी बिजनेस में उतने ही रुपये लगाए और बिजनेस चालू हो गया।
तो भैया दो परमाणुओं के बीच में भी जब इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा तो बराबर बराबर साझेदारी। एक परमाणु ने अगर एक इलेक्ट्रॉन साझे में लगाया तो दूसरा परमाणु भी एक इलेक्ट्रॉन साझे में लगाएगा, बराबर बराबर इलेक्ट्रॉनों का साझा। जब भी ऐसा कोई बंध बनेगा तो उसको हम बोलते हैं बेटा सहसंयोजक बंध। तो सहसंयोजक बंध जो बनता है बेटा वो हमेशा बराबरी बराबरी के इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होने से बनता है। मान लो कोई परमाणु ए और बी है, चलो मान लो ये परमाणु ए, ये परमाणु बी। इस बी ने भी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दिया बीच में, इस ए ने भी यहाँ पे क्या दिया, एक इलेक्ट्रॉन। इन दोनों के बीच में एक डील हुई है, इन दोनों के बीच में एक बिजनेस के लिए एक डील हुई है। बी ने बोला कि चल मैं अपने एक इलेक्ट्रॉन को दे रहा हूं, तो ए ने बोला चल मैं भी अपने एक इलेक्ट्रॉन को दे रहा हूं। मतलब कि इन दोनों के बीच में बराबरी के इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, साझा। मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन कुल मिलाकर के साझा कर रहे हैं। अब इस बिजनेस से होने वाला फायदा इसको है, ए को है, तो इस बिजनेस से होने वाला फायदा बी को भी है। 5 लाख रुपए मैंने लगाए, 5 लाख रुपए मेरे दोस्त ने लगाए, तो बिजनेस में टोटल हो गए 10 लाख। उस 10 लाख रुपए लगाने के बाद में जो फायदा होगा वो फायदा मेरे दोस्त का भी है और मेरा भी है। इन दोनों के बीच में एक बिजनेस चालू हो रहा है। इस बिजनेस में ए ने एक इलेक्ट्रॉन लगाया तो बी ने भी एक इलेक्ट्रॉन लगाया, बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन लगाने के बाद इससे जो फायदा होगा वो फायदा ए का भी है, तो ये फायदा बी का भी। तो बच्चों ध्यान रखना, सहसंयोजक बंध का मतलब होता है ऐसा बंध जो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की बराबर साझेदारी से बनता है। तो ऐसा बंध जो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की बराबरी की साझेदारी से, इलेक्ट्रॉन की बराबरी की साझेदारी से बनता है। तो ए ने एक इलेक्ट्रॉन लगाया तो बी ने भी एक इलेक्ट्रॉन लगाया। मान लो ए ने 2 इलेक्ट्रॉन लगाया तो बी भी कितना लगाएगा, ये लो मैं भी 2 इलेक्ट्रॉन लगाऊंगा। मान लो ए ने 3 इलेक्ट्रॉन लगा दिए बिजनेस में, तो बी भी कितने इलेक्ट्रॉन लगाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन लगाएगा। तो ये बच्चों साझेदारी हो गई बराबरी बराबरी की। रिश्ता हमेशा यहाँ पे किसका होगा, बराबरी बराबरी वालों का रिश्ता होगा। तो रिश्ता हमेशा बराबरी वालों में होता है। बेटा ये बराबरी की साझेदारी, एक एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन बराबरी की साझेदारी, 3 इलेक्ट्रॉन बराबरी की साझेदारी। तो बच्चों ध्यान रखना, ऐसा बंध जो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की बराबरी की साझेदारी से बनता है। मतलब कि यहाँ बनने वाला ये जो बंध है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंध। क्या बोलते हैं बेटा, सहसंयोजक बंध। इसको हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंध। इसको भी हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंध। क्या बोलते हैं बेटा, सहसंयोजक बंध। तो बच्चों सहसंयोजक त्रिज्या जो होती है बेटा वो सहसंयोजक बंध बनाने वाले परमाणुओं में पाई जाती है। मतलब कि जो परमाणु सहसंयोजक बंध का निर्माण करेंगे उनमें पाए जाने वाली त्रिज्या को हम क्या बोलते हैं बेटा, सहसंयोजक त्रिज्या। मतलब कि ए परमाणु और बी परमाणु, ए परमाणु और बी परमाणु, इन दोनों के बीच में, ए परमाणु और बी परमाणु, यार ये सही बन नहीं रहा है, एक बार मैं बना लेता हूं। ए परमाणु और बी परमाणु, इनके बीच में जो ये बंध बना है बेटा, इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, ये साझा हुआ। देखो ये साझा हो गया, ये इलेक्ट्रॉन का साझा हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उपस्थित है बेटा, क्या उपस्थित है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन। तो मान लो इनके बीच में, फिर से बना लेते हैं कोई बात नहीं, मान लो इनके बीच में ये ए और ये बी, ये ए और ये बी, मान लो इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा इलेक्ट्रॉन, मान लो ये 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, यहाँ पे मान लो इन दोनों के बीच में यहाँ पे कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ। ठीक, साझा हो रहा है। तो भैया अब इस बंध को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों के बीच में ये जो बंध बना है इसको हम बोलते हैं बेटा क्या, सहसंयोजक बंध। क्या बोलते हैं,
सहसंयोजक बंध। तो इस सहसंयोजक बंध में पाए जाने वाली परमाणु के त्रिज्या को हम क्या बोलते हैं? सहसंयोजक त्रिज्या। तो अब बच्चों सहसंयोजक त्रिज्या को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब हमें क्या करना है बच्चों, ये जो दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी है, दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी जो d है, इस दूरी का हम कर लेते हैं आधा। तो सहसंयोजक त्रिज्या के लिए अब हम क्या करते हैं, सहसंयोजक बंध की जो दूरी है, इस दूरी का हम कर लेते हैं आधा। ऐसे ही निकालते हैं बेटा सहसंयोजक त्रिज्या। तो जब भी दो परमाणु सहसंयोजक बंध का निर्माण करेंगे तो इन दोनों परमाणुओं के लिए सहसंयोजक त्रिज्या निकालने का तरीका ये है d/2। जैसे कि उदाहरण, चलो एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो H2 का अणु। अब H2 के अणु में मुझे क्या निकालना है? हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या। अब H2 के अणु में हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच ये हाइड्रोजन परमाणु और ये दूसरा हाइड्रोजन परमाणु, इन दोनों के बीच मैंने क्या बना दिया? सहसंयोजक बंध बना दिया है। अब इस सहसंयोजक बंध की जो दूरी है, सहसंयोजक बंध की जो दूरी है, इस दूरी का मैं क्या कर लूं? इस दूरी का अगर मैं आधा कर लूं तो मुझे क्या मिल जाएगी? सहसंयोजक त्रिज्या मिल जाएगी। क्या लिखते हैं इसको? कोवेलेंट रेडियस। इस कोवेलेंट रेडियस को शॉर्ट में हम आरसी भी लिखते हैं बेटा। ठीक है, क्या लिखते हैं? आरसी। आरसी मतलब कि कोवेलेंट रेडियस। तो ये मिल गई हमको कोवेलेंट रेडियस, ये मिल गई हमको कोवेलेंट रेडियस। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर हमको कैसे पता चलेगा कि दो परमाणु के बीच सहसंयोजक बंध कब बनेगा? तो बेटा एक बात ध्यान रखना, सहसंयोजक बंध पहचानने का तरीका एक बहुत ही सिंपल सा है। सहसंयोजक बंध को पहचानने का बहुत सिंपल सा तरीका है। पहचानने का तरीका है, ध्यान रखना, अधातुओं के बीच सहसंयोजक बंध बनता है। अधातुओं के बीच क्या बनता है बेटा? सहसंयोजक बंध बनता है। अधातु के परमाणुओं के बीच, अधातु के परमाणु के बीच सहसंयोजक बंध बनता है। जैसे कि यहां देखो, हाइड्रोजन के दो परमाणु, हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन एक अधातु है। तो हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच में जो बंध बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? सहसंयोजक बंध। क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु क्या है? हाइड्रोजन एक अधातु है। तो अधातु के परमाणु के बीच में बनने वाला बंध सहसंयोजक बंध होता है। चलो एक उदाहरण और देखते हैं। अगला उदाहरण, जैसे मान लो मैंने लिखा HCl। अब HCl में हाइड्रोजन भी अधातु है और क्लोरीन भी क्या है बेटा? क्लोरीन भी अधातु है। अधातु के परमाणु के बीच बनने वाला बंध क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे सहसंयोजक बंध। क्या हो जाएगा? सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध में पाए जाने वाली त्रिज्या क्या हो जाएगी? सहसंयोजक त्रिज्या। तो अब मैं इसकी सहसंयोजक त्रिज्या कैसे निकालूंगा? देखो बेटा, ये हाइड्रोजन, ये आपका क्लोरीन, यहां से यहां तक की दूरी ये तो हो जाएगी आपकी हाइड्रोजन की त्रिज्या, और यहां से यहां तक की दूरी ये आपकी हो जाएगी क्लोरीन की सहसंयोजक त्रिज्या। तो यहाँ पर ये जो बंध की लंबाई है बेटा, ये बंध की लंबाई किसके बराबर आएगी? ये जो बंध की लंबाई है, ये बंध की लंबाई d, d का मतलब बंध की लंबाई। ये जो बंध की लंबाई है, ये बंध की लंबाई कितनी आएगी? हाइड्रोजन की सहसंयोजक त्रिज्या प्लस क्लोरीन की सहसंयोजक त्रिज्या, इनके योग के बराबर आएगी। ऐसे निकालते बेटा। अब आप मुझे बोलोगे कि सर यहाँ पे तो बंध लंबाई का हमने आधा किया और यहाँ पे हम बंध लंबाई का आधा नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों? चलो मैं आपको बताता हूँ बेटा। यहाँ पे हमेशा हम बंध लंबाई का आधा इसलिए करते हैं क्योंकि जब भी अणु का निर्माण
समान परमाणुओं से होता है। जब भी अणु का निर्माण समान परमाणुओं से होता है, तब सहसंयोजक त्रिज्या बंध लंबाई d का आधा होती है। तो बेटा ध्यान रखना, जब भी समान परमाणुओं के मिलने से अणु का निर्माण हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, वहां पर हम त्रिज्या कैसे निकालते हैं, सहसंयोजक बंध लंबाई जो है उसका आधा कर लेते हैं। तो अणु का निर्माण जब समान परमाणु से हो, समान परमाणुओं वाले अणु को हम क्या बोलते हैं, सम परमाणुक अणु। समान परमाणुओं से मिल करके बनने वाले अणु को हम क्या बोलते हैं, समपरमाणुक अणु। तो समपरमाणुक अणु में परमाणु त्रिज्या क्या होती है, समपरमाणुक अणु में परमाणु त्रिज्या होती है जो दोनों परमाणु के बीच की जो दूरी है, बंध लंबाई है, दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी जो है उसका आधा। अब कई बच्चे बोलते हैं सर बंध लंबाई क्या होता है, कई बच्चे बोलते हैं सर ये बंध लंबाई क्या है। तो बेटा ध्यान रखना, परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी बंध लंबाई कहलाती है। तो बंध लंबाई का मतलब क्या है, परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी। तो परमाणुओं की क्या है, परमाणु का नाभिक, ये क्या है, परमाणु का नाभिक। परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी जो है इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, बंध लंबाई। तो यही कहलाती है बंध लंबाई डी। तो बंध लंबाई डी मतलब कि क्या, नाभिकों के बीच की दूरी। नाभिकों के बीच की दूरी जो है उसका आधा कर दो। कब, जब सम परमाणु अणु है, जब अणु का निर्माण समान परमाणु से हो तो वहां पे सहसंयोजक त्रिज्या कैसे निकालते हैं, बंध लंबाई का आधा कर दो। और जब परमाणु समान ना हो, विषम परमाणुक अणु हो, जब विषम परमाणुक अणु आपको दिया गया हो, विषम परमाणु का मतलब क्या होता है, विषम परमाणु का मतलब होता है, बताओ किसी को अगर समझ में आ रहा हो तो बताओ, विषम परमाणु अणु का मतलब क्या है, ऐसा अणु जिसका निर्माण दो भिन्न तत्वों के परमाणु से होता है। ऐसा अणु जिसका निर्माण दो भिन्न तत्वों के परमाणु से होता है। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु कौन से तत्व का है, हाइड्रोजन तत्व का। और क्लोरीन परमाणु कौन से तत्व का है, क्लोरीन तत्व का। तो एक हाइड्रोजन तत्व का परमाणु है, दूसरा क्लोरीन तत्व का परमाणु। जब भी बनने वाला अणु दो भिन्न तत्वों के परमाणु से बनता हो उसे बोलते हैं विषम परमाणु। विषम परमाणु अणु के लिए बच्चों कभी भी आप बंध लंबाई का आधा ना करें त्रिज्या के लिए, इसको हम बोलते हैं बंध लंबाई। क्या बोलते हैं बेटा, बंध लंबाई। विषम परमाणु अणु के अंदर आपको जब भी त्रिज्या निकालने के लिए बोला जाए तो कभी भी बंध लंबाई का आधा ना करें। आपको क्या करना है, बंध लंबाई का मतलब हाइड्रोजन की त्रिज्या और क्लोरीन की त्रिज्या, इन दोनों का योग करोगे। ये जो हाइड्रोजन की त्रिज्या है और ये जो क्लोरीन की त्रिज्या है, इन दोनों की त्रिज्याओं का जब योग करेंगे बच्चा तो ये आ जाएगी बंध लंबाई। अगर आपको एग्जाम के अंदर बंध लंबाई दी गई है
और किसी दूसरे परमाणु की त्रिज्या अगर आपको दे दी जाए तो तीसरे परमाणु, मतलब कि बंध लंबाई आपको दे दी गई है, किसी एक परमाणु की त्रिज्या आपको दे दी जाए तो आप दूसरे परमाणु की त्रिज्या निकाल सकते हो। अब आप बोलोगे कि सर बंध लंबाई तो हमको एग्जाम में दे रखी, इनकी त्रिज्याओं के बारे में हमको कहां से पता चलता है? बेटा इनकी त्रिज्याएं कहां से आती हैं? हाइड्रोजन की जो त्रिज्या होती है ना बेटा, हाइड्रोजन की त्रिज्या यहां से ज्ञात होती है। जैसे मान लो ये हाइड्रोजन है, यहां से आप हाइड्रोजन की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हो। जैसे हाइड्रोजन अणु के द्वारा हाइड्रोजन की त्रिज्या ज्ञात की है, वैसे ही क्लोरीन अणु के द्वारा क्लोरीन की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हो। तो बेटा यहाँ पे जो बंध लंबाई जो होती है वो हाइड्रोजन की त्रिज्या और क्लोरीन की त्रिज्या का योग होती है। और बस अगर आपको किसी एक की त्रिज्या पता है तो इस बंध की बंध लंबाई ज्ञात होने पर दूसरे की त्रिज्या आप ज्ञात कर सकते हो। इस तरीके से हम सहसंयोजक त्रिज्या ज्ञात करते हैं। तो ध्यान रहे, एक बात ध्यान रहे, यहाँ पे विषम परमाणुक अणु में सहसंयोजक त्रिज्या के लिए बंध लंबाई का आधा करने पर प्राप्त नहीं होती। ठीक है, ध्यान रखना, विषम परमाणुक अणु में सहसंयोजक त्रिज्या बंध लंबाई का आधा करने पर प्राप्त नहीं होती। यहां पर किसी एक परमाणु की त्रिज्या बंध लंबाई तथा दूसरे परमाणु की त्रिज्या द्वारा ज्ञात की जाती है। समझ में आया? तो यहाँ पे किसी परमाणु की त्रिज्या जो है वो बंध लंबाई d और दूसरे परमाणु की त्रिज्या, दूसरा परमाणु की त्रिज्या, मान लो आपको हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या यहाँ पे मान लो ज्ञात करनी, तो हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या के लिए एक तो आपको बंध लंबाई दे रखी होनी पड़ेगी पहले से, और दूसरा क्लोरीन परमाणु की त्रिज्या आपको या तो प्रश्न में दी गई हो या फिर आप क्लोरीन परमाणु की त्रिज्या इस मेथड से आप कैलकुलेट कर लो। जैसे कि क्लोरीन का Cl2 का बंध लंबाई का आधा करके वहां पे हम RCl निकाल लें, तो उसको यहाँ रख करके हाइड्रोजन की त्रिज्या हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमको विषम परमाणुक अणु के लिए त्रिज्या, विषम परमाणुक अणु में उपस्थित परमाणु की त्रिज्या हम ज्ञात कर सकते हैं। चलो अब बच्चों, ये जो परमाणु त्रिज्या है, इस परमाणु त्रिज्या के बाद हमें पढ़ना होता है बेटा आयनिक त्रिज्या। क्या पढ़ना है बेटा? आयनिक त्रिज्या, आयोनिक रेडियस। क्या पढ़ना है बेटा? आयोनिक रेडियस। चलो, आयनिक रेडियस मतलब कि किसी भी धनायन या ऋणायन की त्रिज्या को ही आयोनिक त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, किसी भी धनायन या ऋणायन की त्रिज्या को हम क्या बोलते हैं बेटा? आयनिक त्रिज्या बोलते हैं। बेटा आयन जो होते हैं ये आयन दो प्रकार के होते हैं। आयन जो होते हैं ये आयन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनायन, एक होता है बेटा ऋणायन। बात करूं मैं पहले धनायन की, तो धनायन कैसे बनता है बच्चों? किसी भी परमाणु से
या मान लो मैं किसी परमाणु का नाम ले लेता हूं, जैसे मान लो सोडियम। सोडियम से जैसे ही आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, धनायन बन जाएगा। और ऋणायन कब बनता है, किसी भी जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो साथ में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 8 और 7 + 1 हो गया तो 8 हो जाएगा, ये विन्यास हो जाएगा। क्लियर। चलो तो हम इसी की बात करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा धनायन के बारे में, धनायन की त्रिज्या, इसकी बात हम करेंगे। ठीक है, चलो धनायन की त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे, आ जाओ। तो भैया ये है आपका धनायन, सोडियम से बनने वाला धनायन। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। ठीक है, तीसरी कक्षा। सोडियम की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 1। यहाँ पे 1 और 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन। और सबसे बाहर वाली कक्षा में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे ये सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने पर यहां हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां होते ही हैं। दूसरी कक्षा में कितने, दूसरी कक्षा में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा तो अब केवल 2 कक्षाएं रह जाएंगी। तो देखो ये है सोडियम का परमाणु, इसका विन्यास क्या है, अंदर की कक्षा में 2, उसके बाद 8, उसके बाद 1। और जैसे सोडियम परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो अब यहाँ पे विन्यास क्या हो गया, ये हो गया सोडियम धनायन। अंदर की कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर की कक्षा में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। कितने रह जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। अब मुझे आप सभी ये बताओ कि मुझे ये बताओ कि इस परमाणु की त्रिज्या ज्यादा है या इस धनायन की त्रिज्या ज्यादा है। देखिए यहां पे नाभिक से तीसरी कक्षा की दूरी, नाभिक पहली दूसरी तीसरी कक्षा की दूरी, नाभिक से तीसरी कक्षा की दूरी, और यहाँ पे नाभिक से पहली और दूसरी कक्षा की दूरी। आप मुझे बताओ नाभिक से तीसरी कक्षा की दूरी ज्यादा है या नाभिक से दूसरी कक्षा की दूरी ज्यादा है, बताओ फटाफट, कौन सी दूरी ज्यादा है, नाभिक से दूसरी कक्षा की या नाभिक से तीसरी कक्षा की? सीधी सी बात है, सॉरी माफ करना, नाभिक से तीसरी कक्षा की या नाभिक से दूसरी कक्षा की? सीधी सी बात है, नाभिक से तीसरी कक्षा की दूरी ज्यादा है। मतलब कि सोडियम परमाणु की त्रिज्या सोडियम धनायन से क्या होती है, ज्यादा। इसका मतलब निष्कर्ष क्या निकला बेटा, इसका मतलब निष्कर्ष निकला परमाणु की त्रिज्या जो होती है वो उसके धनायन से क्या होती है, ज्यादा। परमाणु की त्रिज्या उसके धनायन से ज्यादा होती है। परमाणु की त्रिज्या उसके धनायन की त्रिज्या से ज्यादा होती है। परमाणु की त्रिज्या उसके धनायन की त्रिज्या से ज्यादा होती। चलो अब बात करेंगे बच्चों कुछ और। बच्चों एक चीज मुझे और बताना, दोनों में से प्रभावी नाभिकीय आवेश कहां ज्यादा है? दोनों में से किसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है? चलो दोनों में से जेड इफेक्टिव जो है वो जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा, उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है या इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है? बताइए जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा है? अरे भैया जेड इफेक्टिव का मतलब होता है जेड माइनस सिग्मा। जेड इफेक्टिव का मतलब क्या है, जेड माइनस सिग्मा। अगर मैं इसमें जेड माइनस सिग्मा करूंगा, जेड का मतलब प्रोटॉन की संख्या, सोडियम के अंदर प्रोटॉन कितने होते हैं, 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11। चलो माइनस यहाँ पे सिग्मा प्रतिकर्षण प्रभाव, यहाँ पे प्रतिकर्षण प्रभाव कितने इलेक्ट्रॉनों का है, बाहरी इलेक्ट्रॉन पर कितने इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण लगाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8,
ये 8 इलेक्ट्रॉन इस पर प्रतिकर्षण लगाएंगे और अंदर के ये 2 इलेक्ट्रॉन भी तो लगाएंगे मेरे भाई। तो 8 + 2 कितने इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण लगेगा? 10 इलेक्ट्रॉन का सिग्मा लगेगा। यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन का सिग्मा लगेगा। चलो 10 इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण। अब यहां देखो बेटा, यहां पे भी जेड इफेक्टिव की बात करें तो जेड इफेक्टिव देखो, जेड माइनस सिग्मा। जेड का मान कितना है? यहाँ परमाणु क्रमांक कितना है? परमाणु क्रमांक सोडियम का 11 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो सिग्मा लगेगा, नाभिक से बाहरी कक्षा के इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो प्रभावी नाभिक आवेश लगेगा, देखो इस इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण बल किस किस का लगेगा? इसका प्रतिकर्षण, इसका प्रतिकर्षण, इसका प्रतिकर्षण, इसका प्रतिकर्षण। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण लगेगा। तो यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण मतलब कि सिग्मा लगेगा। अब आप मुझे बताओ 10 इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण ज्यादा होता है या 9 इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण ज्यादा होता है? 10 इलेक्ट्रॉन इसको बाहर भगा रहे, यहाँ पे अंदर की तरफ 10 से नीचे 10 इलेक्ट्रॉन इसको बाहर भगा रहे, और यहाँ पे अंदर के केवल 9 इलेक्ट्रॉन इसको बाहर भगा रहे। कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रतिकर्षण करेंगे? ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रतिकर्षण करेंगे, कम? सीधी सी बात है भाई, यहाँ पे सैनिकों की संख्या ज्यादा है, तो ये जो बाहर जो दुश्मन है ना, इस दुश्मन को ये अंदर अगर सैनिकों की संख्या ज्यादा होगी तो दुश्मन को ज्यादा दूर तक भगाएंगे। भाई राजा पर कोई दुश्मन आक्रमण कर रहा है तो उस दुश्मन को भगाने के लिए सैनिकों की संख्या भी ज्यादा होनी चाहिए, सैनिकों द्वारा प्रतिकर्षण भी ज्यादा लगना चाहिए। तो अगर सैनिकों की संख्या ज्यादा है तो प्रतिकर्षण भी ज्यादा लगेगा। अगर ये प्रतिकर्षण ज्यादा लगेगा तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा? जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा। और अगर ये प्रतिकर्षण 9 सिग्मा का 9 इलेक्ट्रॉनों का लगता है, कम अगर लगता है तो जेड इफेक्टिव ज्यादा हो जाएगा। अगर ये वाली संख्या तुलनात्मक रूप से कम है तो ये ज्यादा हो जाएगा, और यहां सिग्मा अगर ज्यादा है तो ये कम हो जाएगा। मतलब कि जेड इफेक्टिव किसका होता है ज्यादा? धनायन का जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है। तो जेड इफेक्टिव की अगर बात करें तो धनायन का जेड इफेक्टिव उसके परमाणु से ज्यादा होता है। ये ध्यान रखना बेटा, क्लियर? इस तरीके से तो हमें यदि बोला जाए कि परमाणु की त्रिज्या धनायन की त्रिज्या से ज्यादा क्यों है? क्योंकि परमाणु के लिए जेड इफेक्टिव का मान उसके धनायन से कम होता है। तो हम यहां क्या लिखेंगे? परमाणु की त्रिज्या उसके धनायन की त्रिज्या से अधिक होती है, क्योंकि परमाणु के लिए जेड इफेक्टिव का मान उसके धनायन से कम होता है। क्योंकि परमाणु के लिए जेड इफेक्टिव का मान उसके धनायन से कम होता है। ये ध्यान रखना बच्चों, ठीक है? चलो अब हम बात करेंगे बेटा ऋणायन की त्रिज्या की। अब हम किसकी बात करेंगे? ऋणायन की त्रिज्या की। धनायन की त्रिज्या हो गई, अब ऋणायन की त्रिज्या की बात करेंगे। चलो ऋणायन की त्रिज्या की अगर हम बात करें तो देखो ऐसे समझो, चलो क्लोरीन का एग्जांपल लिया तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या बनाएगा? Cl- बनाएगा। क्लोरीन का विन्यास क्या है? 2 8 7, और इसका विन्यास क्या है? 2 8 8। चलो इसकी बात करें तो इसका धनायन नाभिक, बाहरी कक्षा और बाहरी कक्षा। बहुत बढ़िया। इसकी बात करें तो नाभिक, बाहरी कक्षा और बाहरी कक्षा, सबसे बाहरी कक्षा। 2 8 7 इलेक्ट्रॉन, 2 1 2 3 4 5 6 7 8,
और 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8। अब बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं, अच्छा एक चीज मुझे बताओ, जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? कम। देखो यहां से निष्कर्ष क्या निकला, परमाणु की त्रिज्या ज्यादा है, क्यों? क्योंकि उसका जेड इफेक्टिव कम है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, त्रिज्या जो है वो जेड इफेक्टिव की क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। त्रिज्या जो है वो जेड इफेक्टिव की क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। मतलब कि जेड इफेक्टिव अगर ज्यादा होगा, देखो धनायन का जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? कम। तो धनायन का जेड इफेक्टिव ज्यादा तो उसकी त्रिज्या कम हो जाएगी, त्रिज्या कम हो जाएगी। यही चीज हम यहां पर भी लगा सकते हैं। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि त्रिज्या जो होती है वो जेड इफेक्टिव की व्युत्क्रमानुपाती, यही पढ़ा ना। त्रिज्या जेड इफेक्टिव की क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो त्रिज्या क्या होगी बेटा? कम होगी। चलो यहां पे जेड इफेक्टिव देखते हैं, जेड माइनस सिग्मा। चलो जेड माइनस सिग्मा बताओ, क्लोरीन के लिए जेड का मान, परमाणु क्रमांक कितना होता है? क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, माइनस यहां पे जो जेड इफेक्टिव लगेगा, सॉरी माफ करना, क्लोरीन के लिए जेड का मान कितना है? 17। यहां पे जो सिग्मा लगेगा वो कितने इलेक्ट्रॉनों के कारण लगेगा? चलो मान लो मुझे इस इलेक्ट्रॉन पर सिग्मा निकालना, इस इलेक्ट्रॉन पर सिग्मा निकालना, नाभिक द्वारा इस इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण, इस इलेक्ट्रॉन पर मुझे सिग्मा निकालना। चलो इस इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण कितने इलेक्ट्रॉन लगाएंगे? इस एक इलेक्ट्रॉन पर ये प्रतिकर्षण, ये प्रतिकर्षण, ये सारे अंदर के इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन इस पर क्या लगाएंगे? प्रतिकर्षण लगाएंगे, सब इस पर प्रतिकर्षण लगाएंगे। मतलब कि इस एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ कर, बाहर के एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके अंदर के सारे इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण लगाएंगे। तो देखो ये 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, ये अंदर के 8, 8 और 6 14, 14 और 2 ये अंदर के 2 16, 16 इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण, 16 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे सिग्मा लगता है। चलो इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। यहाँ पे जेड इफेक्टिव कितना है? जेड माइनस सिग्मा। यहाँ पे जेड का मान कितना है? यहाँ पे जेड का मान 17 माइनस यहाँ पे जेड का मान है 17। मतलब कि अगर मैं प्रतिकर्षण की बात करूं, जैसे मान लो इस इलेक्ट्रॉन पर, इस एक इलेक्ट्रॉन पर कितने अंदर के इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण लगता है? इस एक इलेक्ट्रॉन पर इसका प्रतिकर्षण, इसका प्रतिकर्षण, इसका, इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 इलेक्ट्रॉन का। तो भैया 17 है जेड और 17 इलेक्ट्रॉन का क्या लगता है? सिग्मा लगता है। यहाँ पे सिग्मा 16 इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे सिग्मा 17 इलेक्ट्रॉन का। 17 इलेक्ट्रॉन का सिग्मा ज्यादा, यहाँ पे सिग्मा ज्यादा लगता है क्योंकि 17 इलेक्ट्रॉन का है। यहाँ पे सिग्मा कम है क्योंकि 16 इलेक्ट्रॉन का है। वहां पे सिग्मा ज्यादा है तो जेड इफेक्टिव क्या आएगा? जेड इफेक्टिव कम आएगा। सिग्मा का मान ज्यादा तो जेड इफेक्टिव का मान कम, सिग्मा का मान कम तो जेड इफेक्टिव का मान ज्यादा। यहाँ पे जेड इफेक्टिव का मान कम है, वहां जेड इफेक्टिव का मान ज्यादा है। जेड इफेक्टिव किसके लिए कम होता है? ऋणायन के लिए, ऋणायन के लिए जेड इफेक्टिव कम होता है। तो ऋणायन का जेड इफेक्टिव कम है, परमाणु का जेड इफेक्टिव ज्यादा है। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, ऋणायन की त्रिज्या जो होती है वो उसके परमाणु की त्रिज्या से ज्यादा होती है। ऋणायन की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से ज्यादा होती है। तो बच्चों इसका जेड इफेक्टिव कम है, अगर जेड इफेक्टिव ऋणायन का कम होगा तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? ज्यादा। तो इस ऋणायन का जेड इफेक्टिव कम होता है, इस ऋणायन का जेड इफेक्टिव कम होता है, जेड इफेक्टिव कम तो उसकी त्रिज्या ज्यादा, मतलब कि ऋणायन की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से ज्यादा होती है। तो यहां पे हम लिखेंगे ऋणायन की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से ज्यादा होती है
क्योंकि उसका Z इफेक्टिव कम होता है। तो ये ध्यान रखना बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। चलो अब कुछ उदाहरण देखते हैं बेटा, आ जाओ उदाहरण देखते। चलो तो हमारे पास निष्कर्ष क्या निकला, चलो मैं आपको एक बार यहाँ पे बता देता हूँ हमारे पास निष्कर्ष क्या क्या निकला। चलो तो निष्कर्ष हमारे पास क्या क्या निकले, निष्कर्ष हमारे पास निकला कि परमाणु की तुलना में ऋणायन की त्रिज्या क्या है, ज्यादा, और धनायन की त्रिज्या क्या है, कम। देखो धनायन की त्रिज्या कम होती है, धनायन की त्रिज्या देखो, धनायन की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या की तुलना में धनायन कम होता है, और ऋणायन जो होता है, ऋणायन की त्रिज्या जो होती है वो ज्यादा होती है। तो ऋणायन की ज्यादा और धनायन की कम होती है। चलो तो इस पे आधारित हम कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि सोडियम और सोडियम प्लस, इन दोनों में से धनायन की त्रिज्या जो होगी वो कम होगी, परमाणु की ज्यादा होगी। एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम प्लस, एल्यूमिनियम की ज्यादा होगी, एल्यूमिनियम प्लस की कम होगी। क्लोरीन, क्लोरीन माइनस, ऋणायन की ज्यादा, परमाणु की कम। फ्लोरीन माइनस और फ्लोरीन, ऋणायन की ज्यादा, परमाणु की कम। तो ये कुछ बच्चों उदाहरण है जो कि आपको ध्यान रखना है। क्लियर? चलो और बात करते हैं आगे। बच्चों एक बात ध्यान रखना, परमाणु की त्रिज्या उसके धनायन से क्या होती है, ज्यादा होती है। धनायन पर जितना आवेश बढ़ता जाएगा उतना ही त्रिज्या का मान कम होता जाएगा। मतलब कि परमाणु की त्रिज्या ज्यादा है, धनायन की त्रिज्या कम है। मान लो मैंने लिखा सोडियम और सोडियम प्लस, सोडियम प्लस की तुलना में सोडियम की त्रिज्या क्या है, ज्यादा। लेकिन मान लो आवेश और धनायन में बढ़ जाता है, धनायन में जितना आवेश ज्यादा होगा उतनी ही त्रिज्या क्या होती जाएगी बेटा, कम होती जाएगी। ध्यान रखना, धनायन में जितना आवेश बढ़ता जाएगा उतनी त्रिज्या कम होती जाएगी। और ऋणायन की अगर मैं बात करूं तो ऋणायन का आकार परमाणु की तुलना में क्या होता है, बड़ा। ऋणावेश जितना बढ़ता जाएगा उतनी ही त्रिज्या का मान बढ़ता जाएगा। तो बेटा ध्यान रखना, त्रिज्या का मान धनावेश बढ़ने पर कम होता जाता है, और त्रिज्या का मान ऋणावेश बढ़ने पर बढ़ता जाता है। तो ये ध्यान रखना बच्चों, त्रिज्या का मान धनावेश बढ़ने पर कम होता जाता है और त्रिज्या का मान ऋणावेश बढ़ने पर बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे ऋणावेश बढ़ता जाएगा त्रिज्या का मान बढ़ता जाएगा, और जैसे धनावेश बढ़ता जाएगा त्रिज्या का मान कम होता जाएगा। देखो लिखा है, क्लियर लिखा, देखो परमाणु की त्रिज्या की तुलना में धनायन की त्रिज्या कम है। अब परमाणु से धनावेश जितना बढ़ता जाएगा त्रिज्या कम होती जाएगी, जितना धनायन बढ़ता जाएगा, धनावेश जितना बढ़ता जाएगा त्रिज्या कम, ऋणावेश जितना बढ़ता जाएगा त्रिज्या ज्यादा। तो जितना बड़ा ऋणायन है, जितना आवेश ज्यादा, बड़ा मतलब कि जितना आवेश के हिसाब से ऋणायन बड़ा है उतना ही त्रिज्या बढ़ती जाएगी। ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है। चलो तो ये यहां पर है सारी बातें। जैसे कि मान लो मैंने लिखा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम प्लस, एल्यूमिनियम प्लस 2, एल्यूमिनियम प्लस 3। जैसे जैसे धनावेश का मान बढ़ता जाएगा त्रिज्या घटती जाएगी। और बात करें अगर क्लोरीन की, तो क्लोरीन -3, क्लोरीन -2, क्लोरीन माइनस और क्लोरीन। तो ऋणावेश जितना बढ़ता जाएगा उतनी ही त्रिज्या बढ़ती जाएगी। तो ध्यान रखना, त्रिज्या जो है धनायन पर
त्रिज्या जो है वो धनायन पर आवेश की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती है। धनायन पर आवेश की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, धनायन पर आवेश की मात्रा जितनी ज्यादा होगी उतनी त्रिज्या कम हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। और ऋणायन पर आवेश की मात्रा, उल्टा लिख दिया मैंने, इसको ऊपर लिखना पड़ेगा। और ऋणायन पर आवेश की मात्रा जितनी ज्यादा होगी उतनी त्रिज्या बढ़ती जाएगी। ये है बच्चों दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको आप ध्यान जरूर रखना। तो आज हमने बच्चों क्या क्या पढ़ा? आज हमने परमाणु की त्रिज्या पढ़ा और आयनों की त्रिज्या के बारे में हमने आज स्टडी की। अब हमको अगला बेटा पढ़ना है, वो है धात्विक त्रिज्या। क्या पढ़ना है बेटा? धात्विक त्रिज्या। चलिए अगला हम पढ़ेंगे बेटा धात्विक त्रिज्या। धात्विक त्रिज्या। अच्छा एक चीज और बेटा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मान लो अगर आपको ऐसा कुछ दे रखा है n-3 O-2 F- सोडियम प्लस मैग्नीशियम +2 एल्यूमिनियम +3, अगर ये दे रखा है तो आप मुझे इन दोनों के आधार पर बताओ, ये जो नतीजे लिख रखे हैं इन आधार पर बताओ सबसे ज्यादा त्रिज्या किसकी होगी और सबसे कम त्रिज्या किसकी होगी, बताओ। क्या लिखा है बेटा? ऋणायन पर आवेश की मात्रा जितनी ज्यादा होगी उतना त्रिज्या ज्यादा, ऋणायन पर आवेश की मात्रा जितनी ज्यादा होगी उतनी त्रिज्या ज्यादा, और धनायन पर आवेश की मात्रा जितनी ज्यादा होगी उतनी त्रिज्या क्या हो जाएगी? कम। तो सबसे कम त्रिज्या, ऐसे इन सब को बच्चों हम क्या बोलते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति। ये सारी क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति। सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति का मतलब क्या होता है? ऐसी प्रजाति जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? समान। सबके पास इलेक्ट्रॉन 10 हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है सबके पास। ये सब क्या है बच्चों? सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति। तो सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति में बच्चों ये देखा गया है कि भैया जितना धनावेश बढ़ेगा उतनी त्रिज्या कम और जितना ऋणावेश बढ़ेगा उतनी त्रिज्या ज्यादा। तो ये आ जाएगा बेटा त्रिज्या का क्रम सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति के लिए। अब हमको अगला बेटा पढ़ना है मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस, ठीक है, ये हमको देखना है। मेटेलिक रेडियस बेटा कहां पाई जाती है? धात्विक त्रिज्या यह धातुओं के परमाणुओं में पाई जाती है। धातुओं के परमाणुओं में पाई जाती है। कहां पाई जाती है बेटा? धातुओं के परमाणु पाई जाती है, ठीक है। जैसे मान लो उदाहरण सोडियम। सोडियम क्या है? धातु। सोडियम धातु में जो त्रिज्या पाई जाती है उसको हम बोलते हैं धात्विक त्रिज्या। दूसरा क्या है? सिल्वर। सिल्वर धातु में जो त्रिज्या पाई जाती है उसको हम बोलते हैं धात्विक त्रिज्या। कॉपर। कॉपर एक धातु है, धातु के अंदर जो त्रिज्या होगी धात्विक त्रिज्या। जितने भी धातु हैं, मैग्नीशियम, लेड आदि आदि धातुओं में पाए जाने वाली त्रिज्या जो होती है बेटा वो धात्विक त्रिज्या के नाम से जानी जाती है। तो धातु में पाए जाने वाली त्रिज्या, ये धातु के परमाणु में पाई जाती है, इसे धात्विक त्रिज्या कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्लियर? तो धातुओं के परमाणु मतलब कि कैसे? जैसे मान लो सोडियम के 2 परमाणु, चलो ये सोडियम के 2 परमाणु, एक सोडियम का परमाणु यहां और दूसरा सोडियम का परमाणु यहां। सोडियम के परमाणु के बीच की जो दूरी है
ये है बच्चा आपका धातुओं के बीच में बनने वाला बंध। तो ये बंध लंबाई इन दोनों की, ये है बंध लंबाई, ठीक है। तो परमाणुओं के बीच में पाए जाने वाली जो दूरी है ना, परमाणुओं के नाभिकों के बीच की जो दूरी है, धातुओं के परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी जो है ना, तो इस मेटेलिक रेडियस को बेटा आर एम से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो मेटेलिक रेडियस है ना बेटा, ये धातुओं के परमाणु के बीच की दूरी का आधा कर दो तो इसको हम बोलते हैं मेटेलिक रेडियस। तो मेटेलिक रेडियस का मतलब क्या होता है, धातुओं के परमाणु के बीच की दूरी का आधा ही धात्विक त्रिज्या मेटेलिक रेडियस कहलाता है। तो मेटेलिक रेडियस का मतलब ये, जो धातु में पाई जाने वाली त्रिज्या जो है वो धात्विक त्रिज्या, और इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो धातु के परमाणु के बीच की दूरी का आधा करो, धात्विक त्रिज्या कहलाता है। धातुओं के दो बंधित परमाणु, ऐसे लिखना बेटा, धातुओं के दो बंधित परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा करो, वही बच्चों धात्विक त्रिज्या, ठीक है। तो ये बच्चों धात्विक त्रिज्या है। और भी कई बातें हैं जिसको हम अगली क्लास में देखेंगे। आइए क्विज पर आते हैं। तो क्विज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सहसंयोजक त्रिज्या क्या होती है? सहसंयोजक बंध की लंबाई का आधा, सहसंयोजक बंध की लंबाई का दोगुना, सहसंयोजक बंध की लंबाई के बराबर कोई नहीं। काफी छोटा क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है इसमें कोई ज्यादा टाइम लगना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, धात्विक त्रिज्या होती है, किसकी होती है, मतलब सोडियम पोटेशियम, किसमें धात्विक त्रिज्या होती है? चलिए कर लिया होगा अब तक। तो सहसंयोजक त्रिज्या क्या है, कोवलेंट रेडियस क्या है? सहसंयोजक बंध की दूरी का आधा, सहसंयोजक बंध की लंबाई का आधा, आंसर आ जाएगा ए। धात्विक त्रिज्या क्या है भाई, धातु क्या, सोडियम भी धातु है, पोटेशियम भी धातु, धातु के परमाणुओं के बीच में दूरी का दोनों, तो दोनों आ जाएगा। आज हमने क्या पढ़ा बच्चा, आज हमने त्रिज्या के बारे में पढ़ा, उसमें दो परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, और एक हमने पढ़ा बच्चों क्या, धात्विक त्रिज्या, ठीक है। पैनल पे आपको होमवर्क मिल जाएगा बच्चों। अगली क्लास में हम त्रिज्या जब समाप्त हो जाएगा फिर हम आयनन ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चले बच्चों आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ